यह राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए इसको डिटेल से हम बता देते हैं आप लोगों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे अब INC। क्या बोलेंगे? अब जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखने का जरूरत पड़ेगा उस जगह लिखेंगे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? मुंबई में ही हुआ। जहाँ पर स्थापना हुआ वहीं पर इसका प्रथम अधिवेशन भी हुआ। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था WC बनर्जी। किसने किया था? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के अंदर सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारत के अंदर सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर? मुंबई के अंदर। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने। देखिए इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना, हर वर्ष अधिवेशन होता था और हर वर्ष जो अधिवेशन होता था अलग अलग जगह पे होता था, है ना। और इसके अलग अलग अध्यक्ष भी रहते थे। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कांग्रेस यानी INC की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो आंसर कीजिएगा एनी बेसेंट। अभी यहीं पर बताएंगे एक और क्वेश्चन। ये 1917 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में। और कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए INC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। देखिए यहाँ पर महिला के साथ क्या जुड़ गया? भारतीय। यानी वो महिला भी होना चाहिए और वो इंडियन भी होना चाहिए। तो कौन है? सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आज कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। 1917 में अधिवेशन हुआ था और ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता के अंदर। और कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1917 वाला एनी बेसेंट। याद रहेगा। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, महिला के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? भारतीय महिला अध्यक्ष। तो आंसर करेंगे हम लोग सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। अगर हम लोग सरोजनी नायडू के बारे में जानना चाहें, यहाँ पर लिखते हैं सरोजनी नायडू के बारे में एक दो क्वेश्चन। सरोजनी नायडू ये देखिए स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल है।
प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी थी? यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम महिला अध्यक्ष है, किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। अच्छा, सरोजिनी नायडू का जो जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है 13 फरवरी को, और किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू का जन्मदिन। अगर वहीं पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। किनका जन्म दिवस? सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। भारत कोकिला के नाम से किसको जानते हैं? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये एक संस्था है, UNEP है ना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना जो है 1972 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1972 में। स्थापना 1972। इसी संस्था के द्वारा, इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। फर्स्ट टाइम में कब मनाया गया? फर्स्ट टाइम में मनाया गया 1974 में, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1974। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी। कहाँ पर हेडक्वार्टर इसका? नैरोबी। यानी नैरोबी जो है केन्या देश की राजधानी है। केन्या की ये राजधानी है, कैपिटल है। यहाँ पे सी लिख दिए, इसका मतलब आप समझ जाइए नैरोबी किसका कैपिटल है? केन्या का। देखिए, एक संस्था है जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर नहीं, इसका स्थापना कब हुआ है? स्थापना हुआ है 1972 में। कब स्थापना हुआ? 1972 में। विश्व पर्यावरण दिवस इसी संस्था के द्वारा, इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो सीधा प्रश्न याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाती है? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी। नैरोबी किस देश की राजधानी है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्लियर है? अगर इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम में, यानी पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 1974 को। संस्था बनी 1972 में ही, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा कब से? 1974 से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ क्यों था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत की संरक्षण के लिए। ओजोन परत की संरक्षण के लिए किस लिए हुआ था? ओजोन परत की संरक्षण के लिए। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की संरक्षण के लिए। ओजोन परत की संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? 16 सितंबर
1987 को, 16 सितंबर 1987 ओजोन परत की संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ, एक बैठक हुआ जिसका क्या नाम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल किस देश के अंदर है? ये मॉन्ट्रियल एक शहर है और ये किस देश के अंदर है? तो याद रखिएगा कनाडा के अंदर है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा। मॉन्ट्रियल, ये जो मॉन्ट्रियल है ये किस देश के अंदर है? कनाडा के अंदर। ओजोन परत की संरक्षण के लिए यहीं पर बैठक हुआ था। कब? 16 सितंबर 1987। इसलिए 16 सितंबर को, प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। मॉन्ट्रियल किस देश के अंदर है? कनाडा के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था? ओजोन परत की संरक्षण के लिए, है ना। और ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ये पूरे विश्व में प्रभावी कब से हुआ? यानी प्रभावी मतलब कि ये जो लागू हो गया प्रभावी, ये प्रभावी कब से हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रभावी हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 जनवरी 1989 को। कब से ये प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 1989 को। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल किस देश के अंदर है? कनाडा के अंदर है। ये कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को हुआ। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कब से लागू प्रभावी हुआ? यानी लागू हुआ 1 जनवरी 1989 ईस्वी को। अगर हम लोग कनाडा की बात करें, कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा। कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा। इतना छापिए 1 सेकेंड के अंदर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये 1992 में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, है ना। पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 को। कहाँ पर हुआ था? रियो के अंदर। रियो। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ पर हुआ? रियो। रियो कहाँ पर है? ब्राज़ील के अंदर। रियो कहाँ पर है? ब्राज़ील। रियो कहाँ पर है? ब्राज़ील। अगर आप लोग से बोला जाए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, ये ध्यान रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, बताइए। विश्व जल दिवस। और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22। देखो ये 22 वाला ट्रिपल जूता है ना, 22 वाला ट्रिपलेट है। 22 अप्रैल यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और याद है आप लोगों को 22 मार्च 2020, 22 मार्च 2020 कोरोना के कारण पहली बार जनता कर्फ्यू का आयोजन। कब? 22 मार्च 2020 पहली बार जनता कर्फ्यू का आयोजन। जनता कर्फ्यू का आयोजन ये कब हुआ था? सुबह से लेके शाम 5 बजे तक आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। और जब शाम में घर से बाहर निकलेंगे तो घर से थाली लेके निकलेंगे, थाली पीटते हुए कि हाँ आज कर्फ्यू का दिन था, है ना। थाली बजाते हुए कोरोना को भगा रहे थे हम लोग। ये कब का समय था? 22 मार्च 2020 का था, याद रहेगा।
तो देखिए 22 मार्च 2020 को भारत के अंदर पहली बार जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ था, है ना। जो जहाँ है वहीं रहेगा, ना तो हिलेगा ना तो डोलेगा। हाँ, सिर्फ सांस लीजिए और खड़े रहिए। अगर खड़े तो खड़े रहिए, बैठे हैं तो बैठे ही रहिए। इसका आयोजन कब किया गया था? 22 मार्च 2020 ईस्वी को, है ना। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय कोरोना की बहुत ज़्यादा पहली पीक जोरों पे था, इसीलिए उसको दूर भगाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी के आग्रह पे सभी लोगों ने क्या जहाँ जो है वहीं पे रुका। और शाम के टाइम में घर से बाहर हुआ तो कोई थाली लेके, तो कोई कुछ बर्तन लेके। उसके कुछ दिन बाद हम लोग दिया भी जलाए थे, पूरी लाइट ऑफ कर दिए थे और कोरोना को भगाने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए आइए हम लोग जिस पर थे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 को। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, ये कहाँ पर हुआ था? रियो के अंदर, रियो डी जेनेरियो इसी को बोलते हैं, रियो डी जेनेरियो। और ये किस देश के अंदर है? ब्राज़ील के अंदर है। मेरे भाई अगर ये ट्रिपलेट पूछा जाए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगर पूछा जाए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये तीनों याद रखना। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1922 रियो में, ब्राज़ील के अंदर है रियो। फिर पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ क्यों था? क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक समझौता हुआ था। इस समझौते का क्या नाम है? क्योटो प्रोटोकॉल। ये कहाँ पर हुआ था? जापान के अंदर। कब हुआ था? 1997 में। अब भारत ने इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किया? 2002। तो आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? तो आप कहिएगा क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ पर हुआ था? जापान के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। भारत ने इस समझौते का कब हस्ताक्षर किया, यानी कब समर्थन किया? 2002 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में किस लिए हुआ था? जलवायु परिवर्तन को, ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किया गया था। 1997 में किया गया था। भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किया? 2002 में। देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कब हुआ? 1972 में। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में। इसलिए इस समझौते को स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम में। इसलिए इसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? भारत की तरफ से, भारत की ओर से इस सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो याद रखिएगा उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और वही इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग ली थी। याद रखिएगा कि भारत की ओर से स्टॉकहोम सम्मेलन में किसने भाग लिया था? इंदिरा गांधी ने। किसने भाग लिया? इंदिरा गांधी। एक बार फिर से बता देते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम में। इसलिए इसको स्टॉकहोम सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। आपको एग्जाम में हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था, यानी किसने भाग लिया था? इंदिरा गांधी ने। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इसलिए इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। चिपको आंदोलन, देखो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा
के लिए, यानी पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन हुआ जिसका क्या नाम है, चिपको आंदोलन। और ये जो शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, किसके द्वारा शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा। और हाल ही में इनका निधन हो गया, इधर ही निधन हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया था, पहले जान लीजिए ये कब हुआ था, सुनिए ध्यान से। किसी बुक में 1973 दिया है, किसी में 1974, दोनों याद रखिएगा, 73 और 74। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा। उस समय का ये जो राज्य था यूपी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम का जो है ये बात है, और प्रेजेंट टाइम में ये किस राज्य के अंदर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवों की नगरी कहते हैं, उत्तराखंड के चमोली जिला में, उत्तराखंड के चमोली जिला में। ध्यान से सुनिए, हुआ क्या था इस समय उत्तराखंड के अंदर, यानी उस समय यूपी के अंदर, ये चमोली के अंदर में बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही थी, पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा था। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने बोला कि हमको अकेले बोलने से ये पेड़ की कटाई नहीं रुकने वाले। तो क्या किया उन्होंने, लेडीज को, वहाँ की ग्रामीण क्षेत्रीय महिलाओं को क्या किया, प्रेरित किया कि आप लोग ही इस पेड़ की कटाई को रोक सकते हैं। उन्होंने प्रेरित किया, और वो महिलाएं क्या करी, जाके पेड़ से जा के चिपक गई, बोली कि अगर पेड़ को काटना पहले पड़ेगा, पेड़ को काटना है तो पेड़ को काटने के पहले हमको काटना पड़ेगा, तब आप पेड़ को काट सकते, तभी ये क्या पेड़ की कटाई वहाँ रुका। तो इसी आंदोलन का क्या नाम है, चिपको आंदोलन। तो ये चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब किया, 1973 और 74 में। क्यों किया गया था, पेड़ की कटाई को रोकने के लिए। और कहाँ पर किया गया है, उत्तराखंड, ये चमोली जिला में। उस समय का जगह था ये यूपी, लेकिन अभी का क्या है, उत्तराखंड। देखो यूपी और उत्तराखंड याद रखिएगा आप लोग भाई साहब, CUJ, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना, मध्य प्रदेश से अलग होके बना। यू से याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है यूपी से अलग होके बना। और जे से हो जाएगा झारखंड, जे से क्या आ जाएगा, झारखंड। झारखंड जो है बिहार से अलग होके बना। और तीनों राज्य जो बना है वो कब बना है, CUJ 2000 ईस्वी में। तीनों राज्य कब बना, 2000, यानी कि छत्तीसगढ़ कब बना एक अलग राज्य, तो 2000। किस राज्य से अलग होके बना, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड एक अलग राज्य बना कब, 2000 ईस्वी में। किस राज्य से अलग होके, उत्तर प्रदेश से। झारखंड एक अलग राज्य बना किस राज्य से अलग होके, बिहार से। कब, 2000। ये पूरी की पूरी कहानी किससे संबंधित था, चिपको आंदोलन से। अब अगला बता रहे हैं ना, देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसकी शुरुआत किसने किया है, मेघा पाटेकर। ध्यान रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया, मेघा पाटेकर। अगर हम लोग बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता यानी शुरुआत मेघा पाटेकर ने क्यों किया, तो हुआ क्या था, देखिए, नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाया गया था। और बांध बना के प्रयास किया जा रहा था कि बांध के उस पार पानी नहीं जा सके। आप बताइए, अगर बांध के उस पार पानी नहीं जाएगा, बांध बना के पानी को यहीं पर रोक लिया जाएगा, तो उस पार के लोग खेती कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। खेती करने में उनको परेशानी होगी। इसी का विरोध कर रहे थे कौन, मेघा पाटेकर। और इसी का क्या नाम है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत मेघा पाटेकर ने किस नदी से संबंधित है, नर्मदा नदी से। और नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाया गया, उस बांध का क्या नाम है, सरदार सरोवर बांध। अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य के अंदर है, गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी। देखो, नर्मदा नदी की बात करें हम लोग, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। उसका उद्गम स्थल का मतलब होता है कहाँ से, जहाँ से ये निकलती। उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक
कंटक। अच्छा, एक शॉर्टकट में आप लोग याद रख सकते हैं, शॉर्टकट में आप लोग मेरे भाई याद रख सकते हैं, सोनम अमर है, सोनम अमर है, शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, सोनम अमर है। देखो ये सो से हो जाएगा सोन नदी, सो से क्या आ जाएगा सोन नदी, ये नम से हो जाएगा नर्मदा नदी, नम से क्या आ जाएगा नर्मदा नदी। ये दोनों नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक की पहाड़ी। ये दोनों नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी, एक तो सोन नदी है, दूसरा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। अगर आप लोग से पूछा जाए कि नर्मदा नदी के ऊपर में कौन सा जलप्रपात है, तो याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी प्रपात। ये कहाँ पर है प्रपात, ये जबलपुर के अंदर है, जबलपुर। आप लोग से पूछा जाए बताइए जबलपुर किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे। और इसी नर्मदा नदी के ऊपर में एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्लियर है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। एक बार पूरा डिटेल से बता देते हैं। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी के ऊपर बांध बना के प्रयास किया जा रहा था पानी को रोकने के लिए। इसी का विरोध किया था किसने, मेघा पाटेकर ने। इसलिए मेघा पाटेकर को कहा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया, मेघा पाटेकर ने। नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाया गया था, कौन सा, सरदार सरोवर बांध। किस राज्य के अंदर है, गुजरात के अंदर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर। किस राज्य में, गुजरात में। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक। नर्मदा नदी के किनारे ही धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। और ये किस राज्य के अंदर है, जबलपुर के अंदर। आपसे पूछा जाएगा बताइए जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, गुजरात की जीवन रेखा। देखिए शॉर्टकट में यहाँ लिखे हैं सोनम अमर है, क्या लिखे हैं, सोनम अमर है। देखिए सो से हो जाएगा सोन नदी, नम से हो जाएगा नर्मदा नदी, और अमर से हो जाएगा क्या, अमरकंटक की पहाड़ी। यानी आपसे पूछा जाए कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। देखिए क्वेश्चन जो है, बच्चों के अधिकार के लिए इनमें से कौन सी संस्था कार्य करती है। यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है बच्चे, बच्चों के अधिकार के लिए इनमें से कौन सी संस्था कार्य करती है। मेरे भाई आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना अगर हम लोग बात करें, स्थापना 1863 में। कहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है, जेनेवा के अंदर। ये क्या करते, कार्य किसके द्वारा है, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। हेनरी ड्यूनेंट किसके द्वारा किया गया था, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया था। अच्छा, रेड क्रॉस का जो कार्य है, आपदा के समय में ब्लड यानी कि रक्त, ब्लड को अवेलेबल करा के उस आपदा को समाप्त करना, ये रेड क्रॉस का कार्य है। तो ये बच्चों के लिए तो कार्य हुआ नहीं। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना बता दीजिए। 1961, हेडक्वार्टर वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये मानवाधिकार आयोग है, मानव के अधिकार की बात करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, मानवाधिकार आयोग है, मानव के अधिकार की बात करता है। तो ये भी तो बच्चों के लिए कार्य नहीं हुआ। अब हम लोग आ जाइए यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना की बात करें 1946 में। कब हुआ था, 1946 में। और 1946 में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर। ये यूएनओ का भाग है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक भाग है। और ये उस समय क्या हुआ था, जितने भी द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक मारे गए थे, उन सभी सैनिकों के परिवार और उनके बच्चे का भरण पोषण का कार्य कौन उठा रही थी,
यूनिसेफ। तो इस तरह से बच्चे किसके साथ जुड़े हैं? यूनिसेफ के साथ। बच्चे के लिए कौन सी संस्था हुई? यूनिसेफ। याद रखिएगा, इस तरह से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? यूनिसेफ। स्थापना हुआ था 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। ये यूएनओ का अंग है। बच्चों के लिए ये कार्य करती है, बच्चों की देखभाल करती है। एक ऑप्शन बचा आईएलओ, इसको क्यों छोड़ें? आईएलओ की स्थापना की बात करें 1919 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। श्रम के बारे में जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा बनाई जाती है कानून, ये आईएलओ के द्वारा ही बनाई जाती है। इसकी स्थापना 1919 में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। ये श्रम से संबंधित है। तो इस चारों में से कौन सा बच्चों के लिए संस्था कार्य करती है? यूनिसेफ। क्लियर है? तो ये बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था होगी यूनिसेफ। रेड क्रॉस हो गया, आपदा के समय ब्लड अवेलेबल कराना। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, मानवाधिकार की बात करता है। आईएलओ श्रम की बात करता है। और यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य करती है। ये आज की पूरी क्लास रही। हाँ, अगले क्लास में हम लोग फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।